Hello everyone, welcome to the Manu Law classes. Myself Naresh Sharma and we are going to discuss with you the current affairs of the day and today is 4th of July 2024 और ये वही दिन है जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन 1776 में इंडिपेंडेंट हुआ था. सो हम चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल टू रिवाइज द प्रीवियस डे सेशन विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज एंड ये जो क्वेश्चंस हैं जो कल के हमने टॉपिक्स थे वहीं से सारे के सारे क्वेश्चन फ्रेम किए हैं और आई होप कि आप डेली न्यूज एनालिसिस के बाद जो आपको मैं क्वेश्चंस देता हूं, जो टॉपिक हम डिस्कस करते हैं उसको लेकर के आप भी थोड़ा बहुत होमवर्क करते होंगे. और जब तक आप होमवर्क नहीं करेंगे, थोड़ा अपने एफर्ट्स का इनपुट नहीं लगाएंगे, आपका जो जीएस का सेक्शन है वो ऑटोमेटिकली बूस्ट नहीं होगा. इट मीन्स you have to work on yourself. So just start from the first question. In India, first copyright act was passed in. हमने कल इसकी बात की थी जब हम जनरेटिव एआई की बात कर रहे थे और उसका रिलेशन हम देख रहे थे जो हमारा करंट जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, जितना भी हमारे लॉज हैं उन सब के रिलेशन में. ये जो लॉ था ये पास हुआ था 1957 में. 1957 में इस लॉ को पास किया गया था. इंडिया का जो फर्स्ट कॉपीराइट एक्ट था 1957 में ये पास हुआ था. कल के सारे आंसर जो है करेक्ट थे सादिया मुश्ताक के. अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ जनरेटिव एआई? जेनरेटिव जो एआई होती है उसका प्राइमरी गोल क्या होता है? देखो, जो कन्वेंशनल एआई होती है वो डिफरेंट होती है और जेनरेटिव एआई है वो डिफरेंट है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें हम और इसमें बेसिक जो इसका गोल होता है, जनरेट न्यू डाटा सिमिलर टू एग्जिस्टिंग डेटा. इट मीन्स जो एआई के जितने भी टूल्स होते हैं उसको कुछ पहले से डेटा प्रोवाइड किया जाता है और उसी के बेसिस पर वो रीशफलिंग करके नया डाटा क्रिएट करता है. सो दिस इज द प्राइमरी गोल ऑफ जनरेटिव एआई. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिस्टिंग्विशेस जनरेटिव एआई फ्रॉम ट्रेडिशनल एआई? सो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन जनरेटिव एआई एंड ट्रेडिशनल एआई. So the basic difference when we are talking about traditional AI, it means it takes some inputs and takes some basic decisions from the provided input and some its on. But in case of generative AI, it is capable to generate some data like some data, video, text, images, photos. वो सब क्रिएट करने में भी ये जो है एडवांस होता है जनरेटिव एआई. So what will be the answer of this question? Answer will be B. The generative AI can create new content while traditional AI primarily focuses on recognizing patterns and making decisions. So ये अलग है AI और जो generative AI है it is the more advanced AI. Now the next question. The Digital Personal Data Protection Act was enacted in. ये कब जो है इसको एनेक्ट किया गया था इस लॉ को? आई होप ये आपको आइडिया होगा कि इस लॉ को जब क्रिएट किया गया था तो इट वाज 2023 में. डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट को हमने मींस इंडियन पार्लियामेंट ने इसको इनेक्ट किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच लॉ इंट्रोड्यूसेस राइट टू इरेजर एज वेल एज राइट टू बी फॉरगॉटन? ये लॉ है जिसमें ये जो है प्रोविजन आया था कि किसी भी पर्सन को राइट टू इरेजर है और राइट टू बी फॉरगॉटन है. इट मींस अगर किसी की कोई इमेजेस हैं और जो कि ऑब्जेक्शनेबल हैं और वो पर्सन नहीं चाहता कि उसकी वो इमेजेस हैं, उसकी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन है, कोई भी आइडेंटिटी है वो सोशल मीडिया पर अवेलेबल रहे. इस डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ने ये राइट दिया था कि पर्सन के पास में ये राइट है कि वो सोशल मीडिया से, इंटरनेट से सारी की सारी अपनी इंफॉर्मेशन को डिलीट करवाने का राइट रखता है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है. द एससीओ समिट इज बीइंग होस्टेड इन जुलाई 2024 बाय व्हिच कंट्री? कल हमने डिस्कस किया था और इसको जो है
ऑर्गेनाइज किया है, होस्ट किया है कजाकिस्तान ने, और वहाँ की कैपिटल अस्ताना में ये ऑर्गेनाइज हो रहा है। जहाँ हमने बात की थी कि दोनों ही क्वेश्चन एक ही इवेंट से रिलेटेड हैं। सो इंडिया को इसमें रिप्रेजेंट किया है। इंडिया के लिए जो फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, दैट इज एस जयशंकर। सो उन्होंने इंडिया को इसमें रिप्रेजेंट किया है दिस टाइम। और आपको ये भी मैंने बताया था कि इस ईयर के एंड में एससीओ की जो मीटिंग होगी इट विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन पाकिस्तान, एंड इन 2025 it will be organized in China. The next question, the Shanghai Cooperation Organization SCO is a permanent intergovernmental international organization established in, इसको कब established किया गया था? What was the year of this organization when it was established or founded? So it was in 2001 when Shanghai Cooperation was founded. So it is headquartered in जो है बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है, और बीजिंग कहाँ पर है आपको पता होगा, चाइना में। सो ये उसका वहां पे हेडक्वार्टर है। बिफोर द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जब इसका फाउंडेशन हुआ, सो व्हाट वाज इट्स नेम दैट टाइम? सो उस समय इसका नाम था शंघाई 5। मींस उस समय 5 नेशंस थे जिन्होंने इसका एस्टैब्लिशमेंट किया था इनिशियल लेवल पर। चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं, जो आज जिसे हम G7 कहते हैं, इसका प्राइमरी लेवल पर क्या नेम था? आप मेरे को कमेंट्स में बताइए, बिकॉज इस टॉपिक को मैं आपको डिस्कस भी करवा चुका हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडेज इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। We must rise above politics for peace in Manipur, says Modi. मीन्स यहाँ पर उन्होंने कहा है कि अगर हम मणिपुर या नॉर्थ ईस्ट में जो वायलेंस वहाँ पर का इश्यू है, वहाँ पर जो क्लैसेस हैं, उसको हम सॉल्व करना चाहते हैं तो हमें पॉलिटिक्स से ऊपर उठना होगा। ये तो एक हो गया स्टेटमेंट, बट वी शुड हैव सम मोर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नॉर्थ ईस्ट। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जो नॉर्थ ईस्ट का मैप है, एक बार आप उसको देख लीजिएगा मैप में जाकर के कि वहां पर कौन कौन से स्टेट्स हैं और उनकी कैपिटल्स क्या है। बेसिक से क्वेश्चन कई बार बच्चे गलत करके आ जाते हैं, ठीक है, इनकरेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें जो मणिपुर में जो वायलेंस है, सो उसका बेसिक प्रॉब्लम क्या है? उसकी प्रॉब्लम है वहां की डाइवर्सिटी ऑफ ट्राइबल पीपल। बिकॉज वहां पर क्या है, जो ट्राइब्स हैं वो मल्टीपल ट्राइब्स हैं, कहीं पर कुकी है, ठीक है, और कहीं पर मैतेई है, कहीं पर नागा ट्राइब है, बहुत सारी ट्राइब्स हैं, और उन सबके अपने लोकल लेवल पर जो कल्चरल वैल्यूज हैं वो डिफरेंट हैं। और इस रीजन में जो प्रॉब्लम का एक जो है कारण बना, दैट वाज द कॉज, और वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर वाज जो बांग्लादेश से रिफ्यूजीज या जो माइग्रेंट्स इस रीजन में आए यहाँ, उसकी वजह से इसकी जो डेमोग्राफी थी वो चेंज हो गई। और वो डेमोग्राफी जब चेंज हुई तो वो रीजन बना कि इस रीजन में जो क्लैसेस थे, कम्युनल क्लैसेस थे, जो ट्राइबल क्लैसेस थे, जो कल्चरल क्लैसेस थे। तो आज अगर हम इस रीजन की बात करें, तो यहाँ पर ये जो मणिपुर में अभी जो क्लैश है ये कोई न्यू क्लैश नहीं है, और इस तरह के क्लैशेस मणिपुर में या कभी नागालैंड में, कभी जो है मिजोरम में, वहां पर ऐसे क्लैशेस बहुत टाइम से होते रहे हैं। एक टाइम तो वो भी था कि नागालैंड या इस रीजन में एक अलग कंट्री की डिमांड होती थी उस समय पर, और उसमें रोल प्ले करता है चाइना कि उस रीजन को डिस्टेबलाइज किया जाए। वहां की उसकी एजेंसीज भी इसमें काम करती हैं। सो जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है इन्होंने जो है पार्लियामेंट में कि देखो 1993 में जब वहां पर वायलेंस हुआ था तो वो वायलेंस 5 इयर्स तक चलता रहा था। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का कहना है कि ये जो वायलेंस अभी हुआ है अब तो बहुत कंट्रोल में हो गया, और इसकी डीप रूटेड इश्यूज हैं, डीप रूटेड फैक्टर्स हैं, और ऐसे जो सोशल इश्यूज होते हैं वो अचानक से या इन द वन गो दे कैन नॉट बी सॉल्व्ड, और उस पर गवर्नमेंट काम कर रही है, वो सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास में एक और पॉइंट है, और वो है स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन ये काफी न्यूज में रहता है, और इससे पहले इसका एक रिवीजन के लिए जो है इसका रिव्यू के लिए एक आर्टिकल भी आया था द हिंदू में कुछ दिनों पहले। सो जो स्मार्ट सिटी मिशन है
इसको 2015 में लॉन्च किया गया था। इसमें 100 सिटीज को सिलेक्ट किया गया था और उन 100 सिटीज के कुछ स्पेसिफिक एरियाज में डेवलपमेंट से रिलेटेड काम होने थे। सो इसकी जो डेडलाइंस हैं वो बार बार चेंज होती रही हैं और इसको अब चलाने का जो गवर्नमेंट का पर्पस है कि हम इसको 2025 तक अभी हम कंटिन्यू करेंगे, इस पे और भी काम होगा। सो ये आपको यहाँ बेसिक सा हो गया कि भाई ये स्मार्ट सिटीज मिशन कब लॉन्च हुआ और अभी कब तक ये चलने वाला है। तो ये 2025 तक चलने वाला है। अनोदर हमारे पास में न्यूज है, रिटर्न इंडियंस स्टक इन यूक्रेन वॉर जोन, जयशंकर टू लैवरोव। इनकी मीटिंग हुई रशिया के डिफेंस मिनिस्टर, उनके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के साथ में। सो यहाँ पर मिस्टर जयशंकर साहब ने ये इशू उठाया कि इंडिया से बहुत सारे लोग जो कहाँ गए थे, रशिया गए थे, ठीक है, और वहां जाकर के वो वॉर में इन्वॉल्व हो गए। यहाँ से हो सकता है कि वो किसी और काम के लिए हायर किए गए हों और बाद में उनको फिर रसिया की आर्मी में जो है उनको ज्वाइन करा दिया गया और उनको फ्रंट लाइन पर जब वो वॉर में जो है इन्वॉल्व हो गए। बहुत सारे इंडियन पीपल की वहां पर डेथ हो चुकी है और उसमें से अभी रिसेंटली 4 लोगों की डेथ हुई थी, जिसमें चारों के चारों 5 हरियाणा से थे, ठीक है। तो यहाँ पर एस जयशंकर साहब ने जब वहां उनसे मीटिंग की तो कहा कि इंडिया के जितने भी लोग हैं उनके साथ में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है उसको कैंसिल करो और हमारे जो पीपल हैं उनको वॉर में इन्वॉल्व नहीं करना है, वहां की आर्मी के साथ फ्रंट लाइन पर वो काम नहीं करेंगे, उनको इंडिया की तरफ वापस जो है आप रिटर्न कर दीजिए। ये इनके साथ में इशू, इस पर जो है डिस्कशन किया था जब कजाकिस्तान में मीटिंग चल रही थी एससीओ की। तो साइड में भी मीटिंग तो होती ही है, उसमें इन्होंने इस इशू को रेज किया। अब इसके पीछे बताया क्योंकि सबको समझ में आ रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर या फॉरेन मिनिस्ट्री पर, फिर इंडिया के अपने जो सिटीजन्स हैं उनका भी प्रेशर इंक्रीज होता है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है हमारे सिटीजन्स के लिए जो रशिया में उनको जो है वॉर में डाल दिया गया है। नेक्स्ट फिर हमारे पास में है क्वेश्चन, स्पीकर फॉर्म्स कमेटी टू फ्रेम रूल्स ऑन ओथ टेकिंग ऑफ मेंबर्स। अभी देखो, आप सबको पता होगा कि जब लोकसभा, राज्यसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उनके मेंबर्स जब इलेक्ट होते हैं तो न्यू मेंबर्स को ओथ दिलवाई जाती है। इस बार क्या हुआ है, एक अलग ही हमको ट्रेंड जो है देखने को मिला कि जो लीडर्स इलेक्ट होकर के आए उन्होंने पार्लियामेंट में ओथ टेकिंग सेरेमनी के टाइम पर क्या किया, बहुत सारे स्लोगन्स का यूज किया। सबने, अब ऐसा लगा कि कोई ये मैच्योर लोग नहीं है और कुछ बचपने जैसा कुछ काम कर रहे हैं, जिसकी मर्जी मारा है वो उसी का स्लोगन यूज कर रहा है। सो बहुत ज्यादा कैओस देखने को मिला। सो दिस टाइम द स्पीकर ऑफ लोकसभा दैट इज ओम बिरला, उन्होंने एक कमेटी को उसका फॉर्म किया है और वो कमेटी इस पर काम करेगी कि उसके लिए प्रॉपर रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे, या शपथ जो ओथ है वो कैसे ली जाएगी, क्या उसमें बोल सकते हैं, क्या नहीं बोल सकते हैं, और अगर कोई उसमें ऐसी मींस अनरिक्वायर्ड या ऑब्जेक्शनेबल थिंग्स को यूज करता है तो उसको कैसे हम पनिश कर सकते हैं, उसके लिए रूल्स बनाए जाएंगे। इसके लिए हम एग्जांपल्स को देख सकते हैं, जैसे कि कोई इसमें जो है जो असदुद्दीन ओवैसी है, उन्होंने स्लोगन दिया किसके लिए, जय फलस्तीन, जबकि उन्होंने आज तक अपनी लाइफ में जय भारत माता ये सब यूज नहीं किया। एक और लीडर थे, उन्होंने जय हिंदू राष्ट्र बोल दिया, कोई और एक लीडर थे उन्होंने कुछ और बोल दिया। इट मीन्स भाई हमारी जो लॉयल्टी है इंडिया के लिए है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए है। सो अगर अदर कंट्रीज को हम जय बोलेंगे उनके, तो कल को हम पाकिस्तान की भी बोलेंगे, परसों फिर कोई चाइना की बोल देगा। सो हमारी जो लॉयल्टी है, हमारा कनेक्शन है, उस पर लेकर के फिर देश में या जो इंटरनेशनल सोसाइटी में एक रॉन्ग मैसेज जाता है। तो इसके लिए अच्छा हुआ है एक कमेटी इन्होंने जो है फॉर्म की है और वो कमेटी इस पर रूल्स बनाएगी और डिसाइड करेगी कि जो ओथ ली जाएगी वो कैसे ली जाएगी, क्या क्या उसमें आपको अलाउ होगा। नेक्स्ट हमारे पास में है कि एयर पॉल्यूशन को लेकर के इंडिया की जो टॉप 10 सिटीज हैं उनका इन्होंने कुछ सिलेक्शन किया और उसका जो है सर्वे किया। उस सर्वे को देखेंगे आप तो बड़ी आपको फिर टेंशन होगी, इट्स विल बी अ शॉकिंग न्यूज कि अभी जैसे हम बात करें दिल्ली की, ठीक है। सो इस सर्वे में ये बताया गया है इस रिपोर्ट में कि अगर दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ता है
और एक दूसरी सिटी है, सपोज करो बेंगलोर, उसमें पॉल्यूशन बढ़ता है, या शिमला में पॉल्यूशन बढ़ता है, अदर किसी सिटी में पॉल्यूशन बढ़ता है। तो बोला जितना पॉल्यूशन वहां बढ़ेगा, सपोज करो 1 यूनिट पॉल्यूशन बढ़ गया दिल्ली में, और 1 यूनिट पॉल्यूशन बढ़ गया आपका जो है यूपी के किसी सिटी में या बेंगलोर में। सो बोला दिल्ली में जो डेथ होगी हो सकता है 100 हो, लेकिन बेंगलोर में अगर डेथ होगी तो हो सकता है वो 150 हो। इट मीन्स अदर सिटीज में अगर पॉल्यूशन बढ़ेगा तो वहां पर जो डेथ है, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो ज्यादा तेजी से इंक्रीज होंगी। अब इसके लिए उन्होंने बहुत सारा डेटा भी यूज किया है, एग्जाम्पल्स यूज किए हैं, ठीक है। और बेंगलुरु का और दिल्ली का इन्होंने कंपैरिजन किया है कि देखो दिल्ली में तो जो पॉल्यूशन है वो बहुत ज्यादा है ही, लेकिन बेंगलुरु, मुंबई, अगर वहां पॉल्यूशन बढ़ेगा तो बहुत ज्यादा वहां पर डेथ होंगी। फिर ये एग्जाम्पल यूज करते हैं, कुछ डेटा बताते हैं, और ये जो रिपोर्ट है वो लैंसेट प्लैनेट एक मैगजीन आती है, उसमें इन्होंने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है। मैं आपको अगर यहाँ पर बताऊं तो लास्ट 2008 से लेकर के 2019 तक का जो ड्यूरेशन है, ठीक है, आपको शौक लगेगा कि दिल्ली में एवरी ईयर 12,000 जो है डेथ्स हुई हैं, और वो हुई है एयर पोल्यूशन से, ठीक है। ये मेन इसके पॉइंट है। और एयर पोल्यूशन में जो मेन जो कंटेंट होता है वो होता है PM 2.5। इन सबको इन्होंने कंपेयर किया है, बहुत सारे पॉइंट्स उसमें है, लेकिन मेन पॉइंट जो उन्होंने उठा करके बताए वो ये बताए कि जो पॉल्यूशन लेवल है उसको गवर्नमेंट्स को, पार्टीज को, लोगों को, साइंटिस्ट को, एकेडमिशियंस को, जुडिशरी को उसको सीरियसली लेना होगा। वहीं इसी प्रकार से अराउंड 2000 डेथ एवरी ईयर हुई है बेंगलोर में, सबसे कम हालांकि शिमला में हुई है, 59 हुई है ओनली। लेकिन अब सोचो, हम शिमला जाते हैं एयर पोल्यूशन से बचने के लिए, थोड़ा एंजॉय करने के लिए, है ना, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, बट शिमला में भी एवरी ईयर 59 अराउंड 59 डेथ होती है एवरी ईयर ड्यू टू एयर पोल्यूशन। कहाँ जाएंगे फिर लोग? और आने वाले टाइम में ये डेथ्स इंक्रीज ही होंगी, कम तो होगी नहीं। सो इस सब पर काम करना होगा, और ये एक बड़ी प्रॉब्लम है फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड स्पेशली फॉर इंडिया, कि जहां पर अभी लोगों के पास में इतना पैसा नहीं है कि सब वो कुछ कोई इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस ले लें, या मास्क लगा करके घूमें, या घरों के अंदर एयर प्यूरिफायर लगा लें। सो ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट है हमारे पास में इंडिया टू होस्ट 46th यूनेस्को हेरिटेज पैनल सेशन। यूनेस्को हेरिटेज कमेटी का चेयरमैन कौन है? आप ये मेरे को आप बता दीजिए कमेंट में। यूनेस्को की जो हेरिटेज कमेटी है उसका अभी इस समय पर जो है चेयरमैन कौन है, या चेयर कंट्री कौन है, इसका प्रेसिडेंट कौन है, किस कंट्री के पास में इसकी प्रेसिडेंटशिप। अब इसकी मीटिंग होने जा रही है आपकी कहां पर? इंडिया में। ये इसमें छोटी सी न्यूज थी, लेकिन आप ये ध्यान रखना कि ये दोनों ही ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको इस बात के लिए इंडिकेट करते हैं कि आने वाले एग्जाम्स में जो यूनेस्को है, ठीक है, ये बड़ा इशू रह सकता है, क्योंकि हमारी बहुत सारी साइट्स को इसमें रिकॉग्निशन भी मिला है। इंडिया में इसकी चेयरमैनशिप है, इंडिया इसका जो है अभी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का चेयरमैन है, चेयरपर्सन है, या चेयर कंट्री है। प्लस इंडिया की 3 बुक्स को यूनेस्को की ही एक ऐसा रजिस्टर होता है, उसमें इंक्लूड किया गया है रामचरितमानस, और एक बुक है आपकी पंचतंत्र, और एक बुक है सहृदय लोकलोकन। इन तीनों बुक्स को भी उसमें इंक्लूड किया गया है। सो वी वेल प्रिपेयर्ड फॉर यूनेस्को। इसको बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। सो ये हो गई एक और इम्पोर्टेंट न्यूज आपके लिए। बाकी जब ये मीटिंग ऑर्गेनाइज हो जाएगी तो हम और ज्यादा से इस पर जो है इश्यूज को हम डिस्कस कर लेंगे। फिर आज हम चलते हैं आपके लिए अदर क्वेश्चंस पर, जो कि मैं आपको एवरीडे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन देता हूं, जो आपको कमेंट्स में बताने होते हैं। तो ये वाला आपका होमवर्क है कि विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम। पहली विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम को किस स्टेट ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है? ठीक है, तो आपको इसको थोड़ा पढ़ना है और कमेंट में आपको इसका आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ ओरो पाउच फीवर। रिसेंटली ये फीवर है और इसको इटली में अभी
देखा गया वहाँ पर इटली में इसके केसेस मिले हैं, काफ़ी भयंकर हैं, डेंजरस हैं। तो ये किसके थ्रू होता है? बैक्टीरिया या फंगस या वायरस या प्रोटोजोआ? ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, व्हाट इज द स्नो ब्लाइंड? ये एक टर्म है, एक वर्ड है, और ये इस समय काफी न्यूज में है। सो यू हैव टू फाइंड दैट व्हाट इज स्नो ब्लाइंड, और आप कमेंट में इसको आंसर कीजिए। और फिर हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।